हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है फूल परियों के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विजयनगर नाम के एक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे। दिव्या दिखने में थोड़ी सांवली थी। दिव्या अपना गुजारा करने के लिए पॉपकॉर्न बेचने का काम करती थी, जिससे उसका गुजारा चलता था। दिव्या का रंग काला होने की वजह से कोई भी लड़की दिव्या से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। सभी लड़कियां मिलकर सिर्फ दिव्या का मजाक उड़ाती थीं। ये सब दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब दिव्या पॉपकॉर्न बेचकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव की कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं और उसका काला रंग होने पर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे प्रियांशी, सामने देखो, दिव्या रानी आ रही है, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो रानी साहिबा को गुस्सा आ जाएगा। हाँ आलिया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। दिव्या रानी इतनी सुंदर है, पूरे गांव में इनके जितना सुंदर तो कोई भी नहीं है। दिव्या को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अरे दोस्तों, तुम लोग इस काली का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो इसे गुस्सा आ जाएगा, तो वो हम लोगों को बहुत मारेगी। क्या कहा? ये काली हमें मारेगी? इतनी हिम्मत है इसमें? कभी किसी को मारा भी है? एक हाथ मारेंगे ना, हवा में उड़ जाएगी तू। ऐसा बोलकर सभी लड़कियां दिव्या का मजाक उड़ाने लगती हैं। बेचारी दिव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो उदास होकर अपने घर की तरफ चल देती है और ऊपर वाले से आकर कहती है, हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? गांव के सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता और गांव की लड़कियाँ मेरा हमेशा मजाक उड़ाती हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो आज के बाद मैं घर के बाहर कभी भी नहीं निकलूंगी। मैं बहुत खराब हूँ। फिर उस दिन के बाद से दिव्या घर से बाहर नहीं जाती है। वो उदास होकर चुपचाप घर में ही बैठी रहती है और किताब पढ़कर अपना मन बहलाती रहती है। एक दिन की बात है, जब दिव्या उदास होकर बैठी हुई थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। घर पर कोई है? दिव्या को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। तब दिव्या उसके पास जाकर उसे देखती है। क्या बात है, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खिला दें, तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तुम चिंता क्यों करती हो बहन? तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने के लिए देती हूँ। दीदी, आप कितनी अच्छी और नेक दिल की हैं। ऊपर वाला आपकी तरह सभी लोग को बनाए। जैसे ही दिव्या खाना लेने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर दिव्या बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि अचानक से वो लड़की गायब कैसे हो गई और उसकी जगह पर इतनी सुंदर परी कैसे प्रकट हो गई। तभी परी दिव्या से कहती है, अरे दिव्या, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं परीलोक की दुनिया में रहने वाली फूल परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो गई। तुम बहुत ही अच्छी और ऊपर वाले की बनाई हुई बहुत ही नेक बच्ची हो। मुझे पता है दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तुम काली हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की लीला है। परी जी, जब ऊपर वाले ने मुझे काला बनाया है, तो सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है?
मैं जानती हूँ दिव्या, लेकिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाओगी। ये लो दिव्या, ये परी लोग की फूल परियों का जादुई लहंगा है। अगर कोई भी परी इस लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। जैसे तुम इस लहंगे को पहनोगी तुम भी बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाओगी। इस लहंगे की एक और खासियत है, अगर तुम इससे कुछ भी मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, ये लहंगा किसी भी गलत इंसान के हाथों में ना पड़े, नहीं तो रानी परी गुस्सा हो जाएंगी और फूल परियों का जादुई लहंगा गायब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूल परी जी। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि ये जादुई लहंगा किसी भी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पहुँचे। फिर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती हैं और परी लोग की दुनिया में वापस चली जाती हैं। अब दिव्या बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब दिव्या के पास फूल परियों का जादुई लहंगा था। उस लहंगे से दिव्या अब बहुत ही सुंदर और गोरी हो सकती थी। फिर दिव्या उस जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, तुम मुझे बहुत ही सुंदर और गोरी बना दो। दिव्या के इतना कहते ही दिव्या बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। अपना इतना बदला हुआ रूप देखकर दिव्या बहुत ही खुश हो जाती है। अब दिव्या को फूल परी के दिए हुए जादुई लहंगे की वजह से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। उसके पास रहने के लिए एक बड़ा सा घर था, खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने थे और पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े थे। परी के दिए हुए जादुई लहंगे की मदद से दिव्या का अब पूरा जीवन ही बदल गया था। अब दिव्या के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। गांव की सभी लड़कियाँ दिव्या की अच्छी दोस्त बन गई थी। अब दिव्या खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इसीलिए जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझ नहीं सकते। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है।
दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु
और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी, तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो, मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फुजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादूगरनी हूँ? मुझे सब पता है, अब करती हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियाँ सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियाँ बहुत ही बदतमीजी से कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियाँ जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियाँ तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियाँ और साक्षी भी वहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो, इसका इंतजाम मैं करूँगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर
राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।